एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन पंजाब सरकार के मंत्री वीरेंद्र गोयल जी, इस क्षेत्र से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी अवध ओझा जी, भाई धर्मवीर जी, जिला अध्यक्ष आरपी सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप भंडारी जी, संगठन के मंत्री मुकेश ठाकुर जी, वार्ड अध्यक्ष सुनील कुमार जी, दिनेश नागर जी, नासिर खान जी, नरवीर यादव जी, धर्मवीर जी हमारे निगम पार्षद हैं, गुरमीत अमित झा जी हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, सुशील तोमर जी, अंकित नाथ, रुखसाना खान, और जिन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं उन सबको भी आज के सम्मेलन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अच्छा संयोग है कि आज हमारे मंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए, इनका अभिनंदन कीजिए। पंजाब से चल के आपके बीच में आए हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि एक महीने आपके बीच रह के चुनाव संपन्न करा के ही जाएंगे, और चुनाव संपन्न ही नहीं कराएंगे, पड़पड़गंज में रिकॉर्ड मतों से जिता के तब यहाँ से वापस। आलोक कुमार जी, मैं जिन साथियों का नाम भूल गया हूं मैंने उनसे सबसे क्षमा चाह लिया है। हमारे इस क्षेत्र के विधायक और पूरे देश और दुनिया में शिक्षा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने वाले भाई मनीष सिसोदिया जी का भी आज जन्मदिन है। हम सब की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षा क्रांति के जनक। साथियों और दोस्तों, संभवतः 1-2 दिन में चुनाव की आचार संहिता घोषित हो जाएगी और फिर नामांकन की प्रक्रिया और अपने प्रचार में आप लोग जुट जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आम आदमी पार्टी के बारे में क्या है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है। दोनों पार्टियों का दिन रात एक ही काम है, गाली दो, गाली दो और गाली दो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप कुछ भी पूछिए, उनके मुंह से गाली के अलावा कुछ नहीं निकलता। क्या ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली का भविष्य सुरक्षित है क्या? नहीं। जोर से बोलिए, सुरक्षित है क्या? इन गालीबाजों के हाथ में दिल्ली का भविष्य सुरक्षित है क्या? नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है क्या? माताओं बहनों का भविष्य सुरक्षित है क्या? हमारे बुजुर्गों का भविष्य सुरक्षित है क्या? और सबसे बड़ी बात, इस देश, इस दिल्ली के भविष्य, हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, उनका भविष्य सुरक्षित है क्या? तो एक पार्टी है जिसके पास बताने के लिए कुछ नहीं। उनसे आप पूछिए, क्या करना चाहते हो दिल्ली के लिए? तो कहते हैं झगड़ा कराना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो दिल्ली के लिए? हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, सिखों के खिलाफ उनको खालिस्तानी कह के अपमानित किया जाए, किसान बोले तो लाठियों से पीटा जाए। अरे भैया, शिक्षा पे बात कर लो। नहीं 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 नहीं, शिक्षा से तो कोई मतलब नहीं, हमें तो झगड़ा कराना है। हमने देखा इसी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव के बाद 5 साल पहले दिल्ली को नफरत की आग में झोंकने का प्रयास किया। ऐसी पार्टी की
जमानतें जब्त करानी है दिल्ली के अंदर, और हमें बात करनी है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। भाजपाई राष्ट्रवाद के बारे में बोलते हैं, इससे ज्यादा मजाक मुझे कुछ नहीं लगता। प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद के बारे में बोलते हैं, बीजेपी के लोग राष्ट्रवाद के बारे में बोलते हैं। वो पार्टी जिसने नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने के लिए प्रधानमंत्री बिना बुलाए चले गए थे, वो पार्टी जिसने हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने वाले संगठन आईएसआई को पठानकोट में बुलाकर हमारे शहीदों की जांच कराने का काम किया, वो पार्टी जिसने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी ने पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने का काम किया, वो पार्टी जिनके पूर्वजों का इतिहास अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों की गद्दारी करने का है, वो कभी भी राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं, याद रखें। ये लोग राष्ट्रवाद की बात करेंगे जो अंग्रेजों की दलाली करने का काम करते थे। इतिहास पढ़ लेना उठा के इनके मुंह से राष्ट्रवाद की बात अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं भाजपा। मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रही है? जिसने वाटर घोटाले के आरोपी हेमंत विश्व शर्मा को, जिसके खिलाफ बुकलेट निकालने का काम किया, उस हेमंत विश्व शर्मा को प्रधानमंत्री ने गले लगाकर आसाम का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है जिसके नेता शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है। बंगाल के अंदर जो सीबीआई और ईडी के मामले में शारदा और नारदा स्कैम में फंसे हुए थे, मुकुल राय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है। वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है जिसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल की रैली में कहते हैं अजीत पवार ने 70,000 का सिंचाई घोटाला किया, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया। ऐसा चिल्ला चिल्ला के मोदी जी बोल रहे थे, लग रहा था कल ही गर्दन पकड़ के गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हमने देखा गर्दन पकड़ने के बजाय दूसरे दिन मोदी जी गले लगा रहे थे। अजीत पवार किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? छगन भुजबल किसके साथ है? हसन मुशर्रफ किसके साथ है? नारायण राणे किसके साथ है? येदियुरप्पा किसके साथ है? शिवराज सिंह चौहान किसके साथ है? व्यापम घोटाले के आरोपी किसके साथ है? जनार्दन रेड्डी माइनिंग घोटाले वाला किसके साथ है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ। इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए मैं एक एक कार्यकर्ता से कहने के लिए आया हूं, ये बात मेरी रिपीट करना कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोले तो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का नाम उनको गिना देना। करोगे ना? करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? आरोप लगाते हैं केजरीवाल पे, मनीष सिसोदिया पे, सत्येंद्र जैन पे, संजय सिंह पे। किससे आरोप लगाते हैं? ईडी वालों से, सीबीआई वालों से। अभी मैंने एक समाचार पढ़ा, हिमाचल के अंदर सीबीआई वाले ईडी को पकड़ रहे हैं। सीबीआई वाले ईडी को पकड़ रहे हैं। 5 करोड़ वहां से बरामद की। क्लेर्सन में ईडी वालों को पकड़ा सीबीआई ने। तो ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल की जांच करेंगे, ये भ्रष्ट संस्थाएं केजरीवाल की जांच करेंगे, ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ
आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, याद रखना। हमने लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के एक मंत्री को एक मामला उनके संज्ञान में आया तुरंत निकाल के बाहर करने का काम किया। हिंदुस्तान के एक नेता का नाम बताओ। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, ये भाजपा ही बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रधानमंत्री का भाषण मैं सुन रहा था, 43 मिनट में 39 मिनट सिर्फ केजरीवाल को खाली दे रहे हैं। कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं आपदा। तो वीरेंद्र गोयल जी से मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, तो बोले मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली आपदा, यानी कि दिल्ली आम आदमी पार्टी वालों है कि नहीं है ना। मोदी जी यहां तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, याद रखना। एक बार 3 आए हो, एक बार 8 आए हो, अब की पूरी तरीके से साफ हो जाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। ऐसे ही अहंकार की भाषा बोला था 2015 में ओझा जी, मुझे याद है आज भी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी याद होगा। प्रधानमंत्री जी 2014 का चुनाव जीत के आए लोकसभा में, हरियाणा जीत के आए, महाराष्ट्र जीत के आए, झारखंड जीत के आए, अहंकार से लबरेज थे। इसी रामलीला के मैदान में 2015 के अंदर आए और मोदी जी ने कहा ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, इसको जंगल में भेज देना, मैं नसीब वाला हूं, मुझे वोट देना। मैंने उसी दिन कहा था प्रधानमंत्री जी ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो संसद में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। और दिल्ली की जनता ने 2014-15 के अंदर अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें देके विधानसभा में भेजा और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट देके जंगल में भेजने का काम। दिल्ली में लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल ने भाजपा को स्कूटर पार्टी बनाया। मैं पूछा क्या मतलब इसका, बोले इसके एक स्कूटर पे 3 विधायक बैठो विधानसभा चले जाओ। हमने कहा उसमें तो उसका कटने का चालान कटने का डर है। बोले तो भैया ठीक है, आपकी 2-1 पे पहुंचा देंगे, चालान नहीं कटेगा। तो साथियों और दोस्तों, आप लोगों को पहली बात हौसले के साथ सर उठा के आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना है। इन भाजपाइयों के किसी भी दुष्प्रचार से झुकना और डरना, इनके दुष्प्रचार से झुकना और डरना। अवध ओझा एक पढ़े लिखे इंसान है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया है, और आम आदमी पार्टी ने, मनीष सिसोदिया जी ने उस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी इनको दी है जहां से कि शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई थी। पड़पड़गंज से ऐसे व्यक्ति को जिताकर भेजना, और दिल्ली के अंदर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम करेंगे। जो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। अब आते हैं काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, काम की बात जिससे भाजपा वालों को कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, लोग पूछते हैं क्या काम किया, कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री किया, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे किया। भाजपा वालों से पूछते हैं क्या काम किया, बोले 2 करोड़ नौकरी का मोदी जी ने वादा किया था 2014 में, 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, आज तक 2 नौकरी किसी को नहीं दे पाया। बोलो दे पाए क्या, दिया क्या नौकरी? क्या बोले 10 साल के बाद बोले बेटा अग्निवीर बन जाओ, सूनी पे चढ़ जाओ, 17 साल में सैनिक बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होकर घूमेगा। बोले बापूजी क्या कर रहे हो? बापू ने पूछा बेटे क्या कर रहे हो? बोले पापा पेंशन मिल रही है।
लेकिन पीछे से ओझा जी ने कहा आपको पता नहीं शायद अग्निवीर को पेंशन भी नहीं मिलेगी, पेंशन भी नहीं मिलेगी। यही क्लियर किया इन्होंने, बताया मुझे, बोले अग्निवीर इसका मतलब हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अग्निवीर इसका मतलब उनके पेट पे लात मारने का काम बीजेपी ने किया है। अग्निवीर मतलब नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। चलो हम वो भी बर्दाश्त कर लेते, आपने नौजवानों के पेट और पीठ पर छुरा मारा, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने भारत माता के साथ, भारत की सीमाओं के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ गद्दारी करने का काम किया है। सेना को कमजोर करके 4 साल के अग्निवीर की योजना को लागू करके इसको कोई भी राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी कभी भी माफ नहीं करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अग्निवीर योजना लाके धोखा देने का काम किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिए, वो कहेगा पानी फ्री किया केजरीवाल जी ने, वो कहेगा फरिश्ते स्कीम लागू किया। क्या है फरिश्ते स्कीम? रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको उठाना, गाड़ी पर बिठाना, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करा देना। 2000 रुपए भी पहुंचाने का केजरीवाल जी देंगे और इलाज में 50 लाख भी खर्च हुआ तो ये हमारी फरिश्ते स्कीम। क्या मोहल्ला क्लिनिक जहां पे 200 तरह की जांच फ्री होती है, जहां पे दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, जहां पे अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, और डॉक्टरों से कह दिया गया है दिल्ली के अंदर अगर 1 महीने से ज्यादा किसी को ऑपरेशन की डेट दोगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार उसका खर्चा प्राइवेट अस्पताल में उठाएगी। बताओ हिंदुस्तान में कहां पे ऐसी है? दिल्ली के अंदर हमने 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 6,800 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर के वाटर पाइपलाइन हमने बिछाया, मेट्रो का नेटवर्क 200 किलोमीटर था उसको 450 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम किया, 553 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किया, 22,000 नए क्लासरूम बनाने का काम किया। अरे शिक्षा के क्षेत्र में तो ऐसा काम किया आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार ने कि 2015 के अंदर केजरीवाल जी स्कूलों का दौरा करने के लिए जाते थे, मनीष सिसोदिया जी दौरा करने के लिए जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था बेटियों के लिए। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन करने का काम किया। और जब नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा मैडम गुजरात का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का यूपी में देख लीजिए, उसने कहा उसका तो बिल्कुल नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो बोले हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। साथियों और दोस्तों, हमारा गुनाह यह है कि हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। हमारा गुनाह यह है कि हमने देश को एक मॉडल देने का काम किया। हमारा गुनाह यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के स्कूलों के बारे में छपा, दुनिया के तमाम अखबारों में मोहल्ला क्लिनिक के बारे में छपा। हमारा गुनाह यह है कि कोफी अन्नान जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हिंदुस्तान के मोहल्ला क्लिनिक की, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की और कहा ऐसे ही स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस गुनाह के चलते नरेंद्र मोदी ने एक एक करके हमें जेल में भेजने का काम किया। हमारा कोई गुनाह नहीं साथियों, कोई गुनाह नहीं। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल के घर से 1 रुपए नहीं मिला, सत्येंद्र जैन के घर से 1 रुपए नहीं मिला, संजय सिंह के घर से 1 रुपए नहीं मिला। फिर भी हमको जेल में सड़ाया गया इसलिए कि हम दिल्ली के माध्यम से
देश को एक शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देना चाहते हैं। हमारे मन में संकल्प है, चाहे जितना उत्पीड़न कर लो, चाहे जो कुछ अत्याचार कर लो, हम दिल्ली को एक बेहतर प्रदेश बनाकर देश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करने का, दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत करने का काम करेंगे। हम आपकी बदल भुड़कियों से रुकने वाले नहीं हैं। पंजाब में 92 सीटें आ गई, वहां भगवंत मान जी की सरकार ने 50,000 सरकारी नौकरियां दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अच्छे स्कूल बनाए, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया पंजाब के अंदर। बड़ा पेट में दर्द होता है भाजपाइयों के, कह रहे 1,000 रुपए अभी नहीं दिया। हमने कहा इतना काम किया, ये भी दे देंगे, ये भी पूरा कर देंगे। सबसे ज्यादा परेशान किस बात से है? सबसे ज्यादा विरोध भाजपाई कर रहे हैं जब से केजरीवाल जी ने 2100 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने घोषित किया है। कर रहे नहीं कर रहे बताओ? कर रहे हैं ना? तब से विरोध कर रहे हैं। जब से उन्होंने कहा संजीवनी योजना हम लागू करेंगे, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां उनके इलाज का जिम्मा लेने से मना कर देती हैं। ऐसे लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हम संजीवनी स्कीम लागू करेंगे। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इलाज में अगर लाखों खर्च भी होगा तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार उठाएगी। इस बात से परेशान। अभी हमने पुजारियों की सम्मान राशि घोषित कर दी, उससे परेशान है। कह रहे कहां से पैसा लाओगे? हमने कहा अडानी के घर से लाएंगे। कह रहे कहां से बहुत पैसा लाओगे? हमने कहा नीरव मोदी से लेके आएंगे। कहां से लाओगे पैसा? हमने कहा विजय माल्या से, ललित मोदी से, सबसे लाएंगे पैसा। ये जितने बेईमान हैं, हजारों करोड़ हिंदुस्तान का लूट के भाग गए, विदेशों में बैठे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं। पूरे देश का पैसा उनके ऊपर लुटाने वाली भाजपा हमसे पूछ रही है पैसा कहां से लाएंगे। अरे बेईमानो, अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, फरिश्ते स्कीम लागू की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, और सब कुछ फ्री करने के बाद 10 साल से मुनाफे का बजट दिल्ली का को दिया। 2100 रुपए की भी योजना हम लागू। और भाजपा ने क्या किया? बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। मित्रों, अब नौजवान खोज रहे हैं, भैया नौकरी का क्या हुआ? बोले बेटा पकौड़ा तल लो। बोले पकौड़ा तलने को आ जाते हैं बुलडोजर उजर। बाद में पूछना, आपकी बात सुनते जाएंगे। तो बोले पकौड़ा तल लो। फिर लोगों ने कहा रोजगार का क्या हुआ? अरे बोले तुम्हें मालूम नहीं है, नाली के गैस से भी चाय बनती है, नाली के गैस से चाय बना लो। अब एक नई योजना लेके आएगी बीजेपी की, मोदी जी की सरकार। वो जानते हैं क्या है ओझा जी? कटोरा योजना। देश के नौजवानों को कटोरा बांटा जाएगा। जब मोदी जी कह रहे पकौड़ा लगा दो वो भी रोजगार है, नाली के गैस से चाय बना दो वो भी रोजगार है, कल को भाजपाई कहेंगे कटोरा लो भीख मांगो वो भी रोजगार है। कटोरा योजना। फिर क्या बोले? बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, और हर आदमी को कितना दे देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं। गोयल साहब आपका आ गया? नहीं आया, किसी का नहीं आया। हमारी बहनें यहाँ जो बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट संदूक में रखी थी, और ये सोचा था
कि जब बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, कोई घर में बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों वही काला धन है, लाइन में लगे, वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। खाली करा लिया कि नहीं करा लिया बताइए? बदला लेना नहीं लेना? पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। क्या कहते थे, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा देश भर में। पेट्रोल तो 50 रुपए का बिकेगा, डीजल 40 रुपए का बिकेगा। ऐसा ऐसा फ्रॉड किया इस देश की जनता के साथ। किसानों को बोला फसल का दाम दोगुना हो जाएगा, देश के लोगों को बोला 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। सारी चीजों पे झूठ बोला। मैं मोदी जी के बारे में एक ही बात कहता हूं, मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, इतना हुनर है। इसीलिए मैं बीजेपी के बारे में कहता हूं, झूठ और झगड़े की मिसाल है भारतीय जनता। भाजपा का क्या नाम है? भारतीय झूठा। भाजपा का क्या नाम है? भारतीय झगड़ा। भारतीय झूठा, भारतीय झगड़ा, भारतीय झूठा, भारतीय झगड़ा, झूठ और झगड़ा, दो काम कराना है। शांति से आप लोग रह रहे हो, 4 भाजपाई आ जाएंगे, झगड़ा करा देंगे, झगड़ा करा के फिर चले जाएंगे। एक ही करा देता है। ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। सोचिए आप, झगड़े कराने पे लगे हुए धर्म के नाम पे। अरे हमारा धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म क्या कहता है? रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार करें। ये हमारे रामायण का, रामचरितमानस का संदेश है। हिंदू धर्म क्या कहता है? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा। हिंदू धर्म क्या कहता है? हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यही है ना हिंदू धर्म? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, यही पूजा के बाद कहती है ना आप लोग, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। भाजपा ही कह रहे प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में दुर्भावना। तो इनसे सावधान रहना। हमारे यहाँ बरेली का एक ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है ऊपर, नक्कालों से सावधान, नक्कालों से सावधान। इनसे होशियार रहना। ये कुछ भी आपके लिए करने वाले नहीं है। मैं अभी आ रहा था रास्ते में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो जरूर दिखाऊंगा और आप लोग खुद से तय कर लेना कि इन लोगों के हाथ में क्या दिल्ली सुरक्षित है, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या ये लोग दिल्ली को कोई भविष्य दे सकते हैं? क्या ये वीडियो जरूर सुनिए आप। ये रमेश बिदूड़ी का है, जिसने संसद में गाली दी थी, और ये कालका जी से प्रत्याशी है। सुनिए। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए। इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। ये है बीजेपी का प्रत्याशी, ये है बीजेपी का प्रत्याशी। ये भविष्य दे सकता है आपको? क्या दे सकता है? क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स को मैदान में उतार के महिलाओं का सम्मान सुरक्षित कर सकती है? क्या आज जगह जगह चैन लूटी जा रही है, बच्चों का अपहरण हो रहा है, व्यापारियों की हत्याएं हो रही है, गैंगवार हो रहा है दिल्ली के अंदर। कानून व्यवस्था मोदी जी आपसे संभलती नहीं, अमित शाह जी आपसे संभलती नहीं। आप दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आए। अरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव हार चुकी है। और क्या कह रहे हैं? हमारे पूर्वांचल के भाई है ना यहाँ पे,
नाम कटवाने का अभियान आप क्या चला नहीं चला? चला है ना पड़पड़गंज में? चला चला। उत्तराखंड के भाई है हमारे यहाँ, उत्तराखंड के जो यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से हमारे भाई आके यहाँ 30-30 साल से रह रहे, 40-40 साल से रह रहे, उनके बच्चे यहीं पे पड़े हुए, पढ़े, नौकरी कर रहे, उनके नाम आप कटवा रहे हो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई आप नाम क्यों कटवा रहे हो? कह रहे तो रोहिंग्या है। मैंने कहा हमारा ये यूपी का भाई रोहिंग्या है, हमारे यहाँ बिहार का भाई रोहिंग्या है, हमारे पूर्वांचल का भाई रोहिंग्या है, ये उत्तराखंड के लोग जिनके आप नाम कटवा रहे हैं रोहिंग्या है, ये 30-30, 40 साल से दिल्ली में रहने वाले लोग ये रोहिंग्या है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूं, जिन्होंने पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने का काम किया, उनकी जमानतें जब्त करा के यहां से भेजना। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। जब चुनाव आता है तो इनको बांग्लादेशी याद आते हैं। मैंने पूछा संसद के अंदर खड़े होकर, आप भी सवाल पूछना, बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? भारत बांग्लादेश की सीमा की किसकी है? जोर से बोलिए। भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह और केंद्र सरकार। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और बांग्लादेश की सीमा लगती किससे है? त्रिपुरा से, जहां बीजेपी है, आसाम से, जहां बीजेपी है, बंगाल से, जहां टीएमसी है। और सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ करती है। करती नहीं करती? करती नहीं करती? किसके अधीन आती है? किसके अधीन आती है? तो एक बांग्लादेशी त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया, ये तो बता दो। यार ट्रंप की सरकार चल रही है क्या? ओबामा की सरकार है क्या? बाइडेन की सरकार है क्या? अरे बांग्लादेशी अगर दिल्ली में है तो 10 साल से तुम घास छील रहे थे क्या? एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय से पकड़वा के उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? बताओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और बांग्लादेशियों से बहुत प्यार है मोदी जी को, पता है कि नहीं आपको? आपको पता है नहीं पता है? ओझा साहब, 50 साल जब आजादी के पूरे हुए बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश वालों ने केजरीवाल को नहीं बुलाया, और ना हमारे गोयल साहब को बुलाया, ना ओझा जी को बुलाया। किसको बुलाया? नरेंद्र मोदी जी को बुलाया। और जब गए वहां पे मोदी जी, तो बांग्लादेश में जाके बोले कि मैं तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं, मैं बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं तो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जेल गया था। पता है नहीं पता? बोला था ना? बोला था कि नहीं बोला था? और दूसरी बात बता दूं, मोदी जी बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई, भक्त तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं बेचारे। अभी 2 लाख टन चावल भेजा है, 2 लाख टन चावल मोदी जी ने बांग्लादेश को भेजा है। मैंने कहा 2-4 बोरी भक्तों को भी भेज देते, नहीं भेजा। और दूसरा क्या काम किया है? झारखंड की बिजली चुराकर नरेंद्र मोदी का दोस्त बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है। कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता विरोध करना चाहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वाले भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। चलो नरेंद्र मोदी से कहो कि अडानी का ठेका कैंसिल करवाएं, तब हमसे बात करना। तुम्हारे बच्चे बांग्लादेश के अंदर शेखों के साथ दुबई और कतर में जाके धंधा करेंगे, और हमको यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत करने की बात सिखाओगे। ये दोहरी चाल तुम्हारी चलने वाली नहीं है। तुम लोग बांग्लादेशियों से मिले हो, तुम ही लोग बांग्लादेशियों को बसाते हो। और ये बात तुम्हारे उस समय के नगर विकास मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी। दिया था कि नहीं दिया था? बताओ। कि बक्कर वाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में हम बसा रहे हैं बांग्लादेश में, ये बोला था हरदीप पुरी।
तो इसलिए बातें बहुत सी हैं, कितनी बातें करूं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। आप सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध और विनती करने के लिए आया हूं। जिस बिना अच्छा, ये संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना का कार्ड है। जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ना कराया हो वो सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेंगे, अपना पंजीकरण जरूर करा लेंगे। ये हमारे साथियों का अनुरोध है और मैं भी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं। साथियों और दोस्तों, अंत में सिर्फ एक ही बात आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस क्षेत्र से हम सबका बड़ा भावनात्मक रिश्ता है और रिश्ते का कारण है कि 3 बार से लगातार आपने मनीष सिसोदिया जी को यहां से जिता के भेजा है और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले एक साथी के रूप में आज अवध ओझा जी यहां से प्रत्याशी हैं। इनको भी आप प्रचंड बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजें। तैयार है सब लोग? तैयार है? सारे लोग तैयार है ना? क्या चुनाव निशान है इनका? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतर। तो हमारे यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टांग पकड़ के ओझा के पास लेके जाते हैं। ओझा दे झाड़ू दे झाड़ू। तो यहाँ से ओझा आ गए। भाजपाइयों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के ओझा की इसको सामने। तैयार है सब लोग? तैयार है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।